नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी। आज की खबर में आज बात राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की, साथ ही खेल जगत, मौसम का हाल, अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को माना असली शिवसेना, मिला तीर कमान चुनाव चिन्ह। उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका। आतंकवाद को लेकर सख्त केंद्र सरकार, जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स पर लगाया प्रतिबंध, खालिस्तान टाइगर फोर्स पर भी लगाई पाबंदी। मेघालय और नागालैंड चुनाव के लिए प्रचार तेज, केंद्रीय गृह मंत्री की मेघालय में रैली, कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने भी झोंकी ताकत। त्रिपुरा विधानसभा के लिए करीब 90% मतदान। विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में संपन्न, समापन समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन, कहा आने वाले समय में हिंदी का महाकुंभ बनेगा विश्व हिंदी सम्मेलन। और दिल्ली में दूसरे टेस्ट में शमी, अश्विन और जडेजा के सामने नतमस्तक ऑस्ट्रेलिया, 263 रनों पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी। भारत ने बिना विकेट गंवाए बनाए 21 रन। और आइए खबरें विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने एकनाथ शिंदे धड़े को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी है और उसे तीर कमान चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश दिया। पार्टी पर नियंत्रण के लिए चल रही लंबी लड़ाई के बाद 78 पृष्ठों के अपने आदेश में चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को राज्य में विधानसभा उपचुनावों के पूरा होने तक मशाल चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति दी। आयोग ने कहा कि वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 55 विजयी उम्मीदवारों में से एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों के पक्ष में लगभग 76% मत पड़े। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना के विजयी उम्मीदवारों के पक्ष में मिले मतों से 23.5% मत उद्धव ठाकरे धड़े के विधायकों को मिले। आणि आम्ही घेतलेला जो निर्णय आहे त्या विचारांबरोबर एकरूप झालेल्या आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि असंख्य हजारो लाखो शिवसैनिकांचा हा विजय आहे। हा लोकशाहीचा विजय आहे। मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। केंद्र ने जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका गठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के आतंकवादियों को लेकर किया गया। इसके अलावा खालिस्तान टाइगर फोर्स पर भी पाबंदी लगाई गई है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार JKGF जम्मू कश्मीर में घुसपैठ प्रयासों, मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी, आतंकवादी हमले करने और सुरक्षा बलों को नियमित रूप से धमकियां देने में शामिल रहा है। यह संगठन भारत के विरुद्ध आतंकवादी संगठनों से जुड़ने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को उकसाने के वास्ते सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल भी करता रहा है। अधिसूचना के मुताबिक गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए JKGF को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। इन दोनों संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित करने के साथ अब अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत कुल 44 घोषित आतंकवादी संगठन हैं। और इधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि अर्थव्यवस्था ने जो विकास की गति पहले से हासिल कर रखी है वो रुकने ना पाए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हितधारकों के साथ बजट के बाद की चर्चा में संवाद करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विकास की गति बनाए रखने के उद्देश्य से बजट में न केवल पूंजीगत व्यय के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, बल्कि राज्यों को पूंजीगत संपत्ति बनाने में अधिक धन आवंटित करने पर भी बल दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास यात्रा में पिछड़े और वंचित वर्गों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 114 आकांक्षी जिलों के अलावा देश में 500 आकांक्षी ब्लॉकों की पहचान करने के बारे में भी विचार किया है। Seen a good
considerable allotment being made. More than 1 lakh crores have been given for education from the center, while education is a center plus state subject. So each state would do their own, plus the center itself has given this 1 lakh crore. And this year that has gone up as well. So education gets its priority as much as skilling and upskilling for our youth. Skilling and upskilling, and also in this budget a special mention is made for skilling our workers even on Industry 4.0 requirements, which means they'll have to be readied for artificial intelligence. मेघालय विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता जनसभाओं और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी गारो पर्वतीय जिले के गारो बाड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने कहा कि नेशनल पीपल्स पार्टी सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण मेघालय की स्थिति खराब है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कोनराड के संगमा और मुकुल संगमा दोनों ही मेघालय की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। मेघालय के लिए भी भेजा है, मगर बीच में ये मेघालय सरकार आती है। मोदी जी जो भेजते हैं, ये आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो संगमा जी ने बंद कर दिया है। मोदी जी की भेजी हुई सुविधाएं आप तक पहुंचती नहीं है। एक बार सरकार बदल दो, सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मित्रों, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सुविधा आपको? त्रिपुरा में कल सभी 60 विधानसभा सीटों के लिए करीब 90% मतदान होने की खबर है। त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण गित्ते ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य ने उच्चतम मतदान प्रतिशत के रिकॉर्ड की अपनी परंपरा को कायम रखा। उन्होंने कहा कि यह मतदान पूरी तरह से हिंसा मुक्त था। त्रिपुरा के लोगों ने देश के लोगों के लिए शांतिपूर्ण मतदान कराने का एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। अगले महीने की 2 तारीख को वोटों की गिनती होगी। त्रिपुरा में कुल 259 उम्मीदवार इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शेयर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत बनाने के खातिर विशेषज्ञों की समिति पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 3 दिनों से जारी तेजी पर आज विराम लग गया। सेंसेक्स 317 अंक की गिरावट के साथ 61,003 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 92 अंक की गिरावट के साथ 17,944 अंक पर बंद हुआ। छटनी और लागत में भारी कटौती की कवायद को आगे बढ़ाते हुए ट्विटर ने दिल्ली और मुंबई स्थित अपने कार्यालय बंद कर दिए हैं। कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। 5 दिन चलने वाले एरो इंडिया शो का आज बेंगलुरु में समापन हो गया। कार्यक्रम में 98 देशों ने हिस्सा लिया। देश और विदेश से 73 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, 32 देशों के रक्षा मंत्रियों और 29 राष्ट्रों के वायुसेना प्रमुखों ने अपने भारतीय समकक्षों के साथ बैठक की और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। भारत और जापान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन आज से जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में शुरू हो गया। यह अभ्यास 2 मार्च 2023 तक चलेगा। तुर्की और सीरिया में आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या 41,000 से अधिक हो गई है। राहत और बचाव का काम जारी है। दुनिया भर से राहत पहुंचाने का सिलसिला जारी है। ईरान के प्रदर्शन के आरोपों में 2 लोगों को मृत्युदंड देने के फैसले के 40 दिन पूरे होने पर कई शहरों में प्रदर्शन तेज हो गए। राजधानी तेहरान सहित खुजेस्तान प्रांत में अराक, इसफहान, इज़ेह और कराज शहरों में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते नजर आए। जर्मनी में वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार किए जाने के बाद हवाई अड्डों पर हजारों उड़ानों को रद्द किया गया। विभिन्न एयरलाइनों को 2300 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी।
विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मालपास ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही पद से हटने की घोषणा की। मालपास को 2019 में नियुक्त किया गया था। भारत के अनुभवी गोल्फर और पूर्व एशियाई टूर नंबर 1 ज्योति रंधावा $25 लाख इनामी इंटरनेशनल सीरीज कतर गोल्फ प्रतियोगिता के पहले दौर के बाद संयुक्त 9वें स्थान पर हैं। तो आप देख रहे हैं आज की खबर और आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी सुर्खियों पर। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 18 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 4 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां वे विभिन्न मंत्रियों, भारतीय समुदाय के लोगों, कारोबारियों और छात्रों के साथ विविध विषयों पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज राज्य सरकार का बजट पेश करते हुए चुनावी साल में किसानों को लुभाने के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राजभवन में आयोजित प्रादेशिक फल, शाक, भाजी और पुष्प प्रदर्शनी 2023 का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को उनके 69वें जन्मदिन पर बधाई दी और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। एमवी गंगा विलासपोत पड़ोसी देश बांग्लादेश से गुजरने के बाद असम पहुंच गया है। यह असम में 13 दिनों की यात्रा करने वाला है और ये धुबरी, जोगीघोपा, कांचीरंगा और माजुली से होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उम्मीद जताई है कि विश्व हिंदी सम्मेलन आने वाले समय में हिंदी का महाकुंभ बनेगा। हिंदी को विश्व भाषा बनाने में लगे हिंदी प्रेमियों को महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराएगा। फिजी के नांदी में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी को विश्व भाषा बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि सभी हिंदी प्रेमी मिलजुल कर काम करें। फिजी के इस प्रमुख शहर में 15 से 17 फरवरी तक 3 दिन चले सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के 1000 से अधिक हिंदी विद्वानों और लेखकों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में फिजी के उप प्रधानमंत्री बिमान प्रसाद भी मौजूद थे और उन्होंने सम्मेलन को फिजी के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सितवेनी रबुका के नेतृत्व वाली सरकार देश में हिंदी को मजबूत करने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है। आप सब में जो उत्साह और जो ऊर्जा जो हमें दिखाई देती है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमें हिंदी विश्व सम्मेलन जो है रेगुलरली, हो सकता है कि एक बार भारत में एक बार विदेश में करना चाहिए, पर ऐसे करना चाहिए जैसे मैंने कहा कि दुनिया के जो भी हिंदी प्रेमी हैं, जो भी हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको भाग्य लेने का हमें एक अवसर देना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो एक ही है कि हिंदी को हम कैसे विश्व भाषा बनाएं। और विश्व भाषा बनाने के अलग रूप हैं, अलग पहलू हैं, अलग तरीके हैं। तो ये एक ऐसा मंच है जहां सब लोग जो हैं अपनी परिप्रेक्ष्य से कुछ विचार सामने रखते हैं। तो हम सबको इस लक्ष्य की ओर मिलजुल कर काम करना चाहिए। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा ने एक समाचार चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद चयन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने कुछ गोपनीय सूचनाओं का खुलासा किया था। चेतन शर्मा ने बीसीसीआई के सचिव जय शाह को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है और उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया। भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 विश्व कप में लचर प्रदर्शन के बाद पूरी चयन समिति को बर्खास्त कर दिया गया था। चेतन शर्मा ने फिर से इस पद के लिए आवेदन किया था और उन्हें दोबारा चयन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था। और दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 263 रन पर समेटने के बाद टीम इंडिया ने बिना विकेट गंवाए 21 रन बना लिए। कप्तान रोहित शर्मा 13 और केएल राहुल 4 रन बनाकर क्रीज पर अभी भी डटे हैं।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए उस्मान ख्वाजा और पीटर हैंड्सकोप के अर्धशतक के दम पर पहली पारी में 263 रन बनाए। भारत के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके, जबकि स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। और अमेरिका के लॉस एंजलिस में यूनिवर्सल स्टूडियोज हॉलीवुड ने अपने नवीनतम थीम पार्क का अनावरण किया है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसकी खास तस्वीरों के साथ। आप रखिए अपना ख्याल, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।